हेलो। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में आईटीएफ भी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और इस पॉइंट्स के अंतर्गत आप लोग इस चैप्टर में जो भी चीज़ें बेसिक बेसिक यूज होगा, जो आपने 11th में पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वही यहाँ पे यूज होने वाला है। कुछ बात उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमें लग रहा है बहुत सारे बच्चे को आ भी रहा होगा ये सब चीज़ें जो अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग बेसिक में। सबसे पहले देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है सभी बच्चे को पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी क्या है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसको निकालते कैसे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है। एक मिनट। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ये ए हो जाएगा, ये बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेन्यूस। अगर हम इस एंगल के लिए लेंगे तो थीटा अगर यहाँ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये रेस्ट जो है बचा हुआ ये बेस हो जाएगा। अगर इस एंगल थीटा एंगल के लिए बात करें तो इसके सामने वाला साइड बी सी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। एंगल आप ये लो या ये लो, हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा। क्यों यही रहेगा? क्योंकि जो भी एंगल राइट एंगल है दैट इज 90 डिग्री, जो भी एंगल है उसके सामने वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए हम एंगल क्या लेंगे, एंगल सी ले लेते हैं, थीटा। अगर ये थीटा लिए आप तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। यहां पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, पी अपॉन में एच। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस इसका शॉर्ट ले रहे हैं पी एच। आप लोग समझ जाइएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, बी फॉर बेस लिया जाएगा। चलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस हो जाएगा। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आने चाहिए, याद होना चाहिए एनी टाइम इस चैप्टर के लिए तो कम से कम। अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने के लिए देखिए एक पैटर्न में बैठाइए। आप लोगों को दो चीज बस याद रखना होगा, साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन एच, बी अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा के लिए दो याद रखिए, बाकी सभी निकल जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा के लिए साइन अपॉन में कॉस करोगे, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बच जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। अगर कॉस अपॉन में साइन करोगे तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस थीटा का, तो सेक थीटा वन अपॉन में कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, इसका रेसिप्रोकल करोगे एच अपॉन बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस हो जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल हो जाता है साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा यहाँ पे क्या हो गया, वन अपॉन में साइन थीटा होगा, दैट इज पी अपॉन में एच, वन अपॉन में पी एच होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सभी बातें आप लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमें लग रहा है। एक बार याद रखने के लिए इस सभी चीजों को लिया गया है। अब ये कहां से आया, क्या आया, क्यों आया, इसका प्रूफ अपने को नहीं देखना है। बस आपको इतना इतना समझना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत पुराना है, सभी बेसिक बात है, क्लास 11th में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस चीज को आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए एक बार इसको भी रिकॉल कर लेते हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले आप लोग पढ़े होइएगा साइन स्क्वायर, वेरी कॉमन सभी बच्चे को आता है, आप लोग 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक और 2-3 और क्या बच गया, टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, चलिए इसको भी ले लेते हैं, बहुत बेसिक है लेकिन आइडेंटिटी ले ही रहे हैं, सारी बातें को लेना चाहिए। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, एंड कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। इतना बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसी आइडेंटिटी से बहुत सारा आइडेंटिटीज बन सकता है। कैसे बन सकता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अगर कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल। यहां से आप ये बात नहीं निकाल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 नहीं बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। अपने को तो ये कोर याद रखना है, ये जो बेस पॉइंट है इसको याद रखिए, बाकी सारा चीज कन्वर्टेबल है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो तो आप लोगों को घबराना नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू भी तो 1 हो जाएगा ना। यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाए माइनस में आ जाएगा। यहां पे अगर साइन थीटा इजकल टू बात करेगा तो 10 अपॉन में कॉस कर सकते हैं, दाएं बाएं किसी को भी कर सकते हो। जैसे यहां पे आ जाइए, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा इजकल टू भी तो कॉसेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन में साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। या एक और कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा कि नहीं होगा, भैया एकदम होगा। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इजकल टू 1, ये सभी तो कन्वर्टेबल है, किसी से किसी को कन्वर्ट कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेक थीटा इजकल टू इसी तरीके से क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार इसको पॉज करिए, सभी बच्चे को आ रहा है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए याद रखना होता है। अगर आप इस सभी स्टैंडर्ड एंगल के लिए याद रखेंगे तो दुनिया के किसी भी एंगल का आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हर एक एंगल के लिए पता होना चाहिए। वेरी बेसिक बात है, ले लिया गया है ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। थीटा टी रेशियोज, थीटा अगर 0 डिग्री लेंगे साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर साइन थीटा लिया गया एंगल 0 डिग्री लेंगे तो 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। अगर थीटा 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 हाफ हो जाएगा। थीटा 45 लेंगे साइन 45 1/√2 हो जाएगा। थीटा 60 डिग्री लोगे साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री लोगे साइन 91 हो जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस थीटा लेते हैं और कॉस थीटा पे अगर एंगल 0 डिग्री लेते हैं तो 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री लेते हैं एंगल तो √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री एंगल लेते हैं कॉस 45 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1 अपॉन में 2, कॉस 90 डिग्री 1 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को ये भी याद रखना बहुत टफ हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, कंफ्यूजन्स है, कंफ्यूज होते होइएगा आप लोग। कंफ्यूज नहीं होने के लिए इसका भी एक हम पैटर्न बनाए हुए हैं, देखिए कैसे याद रखना है। आप लोग तो बस 2 याद रखो, साइन और कॉस याद रखो, बाकी बाज आइडेंटिटीज पे लगा के निकाल लो।
आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए याद रखिए। बाकी बाद काम आप लोगों का आइडेंटिटीज को यूज करके आप लोग कर पाएंगे। अगर दो भी याद नहीं रहता है तो साइन थीटा का केवल याद रखिए, कॉस थीटा अपने आप आ जाएगा। एक बार देखिए साइन 0 के लिए जो वैल्यू है, साइन 0 के लिए अगर 0 है तो कॉस 90 के लिए वो चीज है। साइन 30 के लिए अगर जो है वो कॉस 60 के लिए है। साइन 30 हाफ है, कॉस 60 हाफ है। 45 के लिए दोनों इक्वल है, 1 में रूट टू, 1 में रूट टू साइन कॉस का। तो इसी तरीके से अगर आप साइन का केवल रख पाए तो कॉस भी निकल जाएगा। बस इतना फिट करना होगा, साइन 0 का जो होगा वो कॉस 90 का होगा और साइन 90 का जो होगा वो कॉस 0 का होगा। साइन 30 का जो होगा वो कॉस 60 का होगा और साइन 60 का जो होगा वो कॉस 30 का होगा। साइन 45 कॉस 45 इक्वल वैल्यू होगा 1 में रूट टू। लेकिन हम तो कहेंगे दोनों याद रख लीजिए, दोनों याद हो गया। टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, आइडेंटिटीज लगाओ। साइन अपॉन में कॉस होता है। अगर साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 1 है, साइन अपॉन में कॉस करोगे 0 अपॉन में 1 हो जाएगा, दैट इज 0 होगा। टेन 0 0 हुआ कि नहीं हुआ। चलिए टेन 60 के लिए देखते हैं। टेन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 अपॉन में कॉस 60, साइन 60 रूट 3/2 हो जाएगा और कॉस 60 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, रूट 3 अपॉन में 1 रूट 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए टेन 90 के लिए देख लेते हैं। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। टेन 90 के लिए देखते हैं। साइन 90 अपॉन कॉस 90 करोगे, साइन 91 है, कॉस 90 0 है, 1 अपॉन में 0 करोगे, समथिंग अपॉन में 0 इनफाइनाइट हो जाता है कि नहीं, नॉट डिफाइंडेबल होता है कि नहीं, तो नॉट डिफाइंड हुआ कि नहीं टेन 90 का वैल्यू। आप तो किसी के लिए भी निकाल सकते हो। कॉसेक 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। चलिए कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होता क्या है, रेसिप्रोकल हो जाता है साइन थीटा का। कॉसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, तो कॉसेक 30 1 अपॉन में साइन 30 होगा। 1 अपॉन में 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इसी वे में आपको सभी स्टैंडर्ड एंगल के लिए याद रखना है। पैटर्न आप लोगों को मिल गया। पैटर्न पे एक बार सोचिए, प्रैक्टिस करिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यहां तक पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन को देखना है डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। क्वाड्रेंट्स आप लोगों को पता होगा, क्वाड्रेंट्स 4 होता है हमारे पास जब एक्स और वाई एक्सिस को हम रखते हैं। यहां आ जाइए एक बार, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश हो जाएगा। इस वाले क्वाड्रेंट को क्या बोला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? क्वाड्रेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्स और वाई वाले, प्लस एक्स प्लस वाई वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये प्लस निगेटिव निगेटिव वाई पॉजिटिव वाई, सॉरी निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई वाले क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। निगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई कैसे भाई, इस तरफ आओगे तो एक्स का तो निगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है ना, और वाई का पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है कि नहीं। इस क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाएगा, इस क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाएगा। क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उसके साइन को समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों को ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। सभी पॉजिटिव का क्या मतलब है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि नहीं अपना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड में आ जाइए, सेकेंड में आप लोगों का साइन कॉस पॉजिटिव होगा, नहीं साइन कोसेक, सॉरी साइन कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करोगे, टेन कॉट पॉजिटिव होगा, टेन कॉट पॉजिटिव होगा।
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बात करोगे कॉस सेक पॉजिटिव होगा। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है साइन कॉसेक केवल पॉजिटिव, मतलब क्या, साइन कॉसेक तो पॉजिटिव होगा, कॉट टेन सेक ये सभी, कॉस ये सभी क्या होगा, निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा है टेन कॉट पॉजिटिव होगा। टेन कॉट पॉजिटिव का क्या मतलब है, साइन थीटा कॉस थीटा सेक कॉसेक ये सभी निगेटिव होगा, केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब साइन साइन टेन कॉट कॉसेक ये सभी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये दो केवल पॉजिटिव होगा। चलिए, इतना बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। साइन के साथ, क्वाड्रेंट के साथ, किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होगा। अब एक बात और देख लेते हैं। एक बात बताइए, यहां पे आप हैं, यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। इतना आप रोटेट किए, ये क्या हो जाएगा, π/2 एंगल बनाया भाई, 90 डिग्री एंगल मूव किया कि नहीं। अब यहां से फिर यहां आ जाओ, यहां कितना किया, पाई एंगल मूव किया। यहां से यहां आ जाओ, पाई में π/2 ऐड करोगे 3π/2 हो जाएगा, 3π/2 एंगल रोटेट किया। अब फिर यहां आ जाओ, यहां फिर कितना रोटेशन हुआ है, 2π। मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए कौन सा एक्सिस पे क्या क्या एंगल बन रहा है। यहां पे 0 डिग्री था, कोई एंगल नहीं बना रहा था, बस स्टार्टिंग कर रहे थे। यहां से एक्स एक्सिस से जब आप वाई एक्सिस पे गए, 90 डिग्री का रोटेशन किया आपने, π/2 एंगल यहां पे फॉर्म कर रहा है, ये बना रहा है। और फिर जब π/2 से फिर निगेटिव एक्स एक्सिस पे गए तो 180 डिग्री यहां से बना कि नहीं, या π/2 में आप एक और π/2 ऐड करोगे। भाई ये क्या है, ये π/2 ये π/2 ये π/2 ये π/2, 4 π/2 मिलके 360 डिग्री 2π बना रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये π/2 बनाया, यहां से फिर इसमें ऐड करोगे π/2 तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फिर इस यहां से जब आप यहां रोटेशन किए तो इस पाई में π/2 ऐड करोगे, 3π/2 एंगल बनाएगा। फिर अब जब यहां से आप यहां आओगे, 3π/2 में π/2 ऐड करोगे, 2π बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या। आप तो बस इतना समझो कि कैसे क्या रिवोल्यूशन रोटेट कर रहा है, किस रोटेशन में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है। चलिए, अब एक बात देख लीजिए, यहां पे ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल एक्सिस है। ये दोनों के लिए बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस दोनों के लिए। अगर आप इसको क्रॉस करोगे, या तो इसके लेफ्ट राइट कहीं भी क्रॉस करोगे, ऊपर नीचे दोनों वर्टिकल लाइन के लिए मैं बात कर रहा हूं, दोनों वर्टिकल लाइन को अगर आप क्रॉस करोगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। क्रॉस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन टी रेशियोज चेंजेस। अभी आपको ये बात समझ में कम आ रहा होगा कि क्या कैसे बोल रहे हैं, क्रॉस करने पे टी रेशियो चेंज होगा। अभी एग्जांपल लेंगे, समझना है, समझेंगे बढ़िया से। आप तो बस इतना देखो कि वर्टिकल लाइन अगर आप लेफ्ट राइट क्रॉस करोगे, टी रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं हॉरिजेंटल लाइन का। दोनों तरफ हॉरिजेंटल लाइन, पॉजिटिव एक्सिस भी निगेटिव एक्सिस भी, दोनों तरफ अगर आप हॉरिजेंटल लाइन को अप और डाउन दोनों तरफ करोगे, या तो आप यहां से इस क्वाड्रेंट में जाओगे या इस क्वाड्रेंट में जाओगे, यहां से सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे ऊपर नीचे करने पे। क्रॉस का क्या मतलब है, यहां से ऊपर या नीचे जब भी गए तो आपने इस लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को क्रॉस किया। जब आप इसको क्रॉस करोगे मतलब क्या, क्रॉस हॉरिजेंटल लाइन, cross horizontal line, then T ratios does not changes.
टी रेशियोज डज नॉट चेंजेस। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस किए टी रेशियो चेंज नहीं होगा, जब आप वर्टिकल लाइन को क्रॉस किए टी रेशियो चेंज हो जाएगा। चलिए यहां आ जाइए, एक बार चेंज होके होगा क्या वो भी देख लेते हैं साथ के साथ, फिर एग्जांपल ले लेंगे कि भैया इतना जो तामझाम आप कर रहे हो इसका प्रैक्टिकल वे में काम क्या करना है। प्रैक्टिकल वे में इसका काम इतना है, आप दुनिया के किसी भी एंगल का स्टैंडर्ड एंगल, आपको टी रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू याद है तो आप दुनिया के किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल पा सकते हैं इजीली वे में, बहुत इजी तरीका से। ये आप मेथड समझ लीजिए मेरा, इस मेथड को आप लोग एक बार समझ जाइए, पूरा लाइफ के लिए आप लोगों का यहां पे किसी भी एंगल के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहां एक बार आ जाएंगे, साइन थीटा का साइन चेंज होके कॉस हो जाएगा, टेन चेंज होके कॉसेक होगा, सॉरी कॉट होगा, कॉट चेंज होके टेन होगा, सेक चेंज होके कॉसेक होगा, और कॉसेक चेंज होके दोनों तरफ ब्रैकेट लगा हुआ है, टोपी दोनों तरफ लगा हुआ है, मतलब साइन अगर होगा तो क्रॉस करेंगे इस लाइन को तो साइन चेंज होके केवल और केवल कॉस हो सकता है, और अगर कॉस होगा वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेंगे तो कॉस चेंज होके साइन हो सकता है। ऐसा नहीं है साइन टेन हो जाएगा कॉस सेक हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। साइन चेंज होके कॉस होगा, कॉस चेंज होके साइन होगा, टेन चेंज होके कॉट होगा, कॉट चेंज होके टेन होगा, सेक चेंज होके कॉसेक होगा, कॉसेक चेंज होके सेक हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए इसका यूज क्या है। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, साइन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ले लेते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ले लेंगे, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा ले लेंगे। अब बताइए इस दो एंगल के लिए आपका साइन और कॉस का वैल्यू क्या होगा, कैसे पता करोगे? ऐसे रटना पड़ता था आप लोगों को कि भैया सभी के लिए पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, बहुत सारा एंगल हो जाता था, वहां रटना पड़ रहा था। रटना तो है ही नहीं भैया, रटने वाला काम कहां तक अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है। अगर कुछ मजबूरी में भी रटना पड़ रहा है तो वो बात तो हम गलत ही मानते हैं, अपने को समझना पड़ेगा। रटोगे 2 से 4 10 दिन में तो भूलना ही है। फिर मनुष्य का मेमोरी कोई एआई नहीं है कि आप लोग एक बार उसमें इनपुट डाल दिए वो आउटपुट हमेशा के लिए लाइफ टाइम रहेगा। रटने वाला काम तो नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। अब से आप लोग छोड़ दीजिए इस चीजों को रटना। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन रहता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारा चीज रटना ही पड़ता है, इसीलिए तो ये चैप्टर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। रटोगे तो समझ में कैसे आएगा? रटना कुछ भी नहीं है। हम मानते हैं कि मैथमेटिक्स का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, आईटीएफ बोलो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो, रटोगे क्यों? अब हम लोग देखने वाले हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए। साइन पाई बाय 2, आ जाइए पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 कहां पे है? वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बात करेंगे, मतलब वर्टिकल लाइन है ना। पहले तो ये फाइंड आउट करो कि भैया लाइन कैसा है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। यहां पे पाई बाय 2 जो है वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से क्या बोल रहा है? माइनस थीटा। भैया यहां से अगर इधर मूव कर रहे हो तो पाई बाय 2 में कुछ ना कुछ एंगल ऐड हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए, पाई बाय 2 में कुछ ना कुछ एंगल ऐड हो रहा है, मतलब इधर जाओगे तो पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्या ऐड हो रहा है? थीटा हमें नहीं पता, जानना भी नहीं है। पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कुछ एंगल ऐड हो रहा है। अगर आप यहां से इधर जा रहे हैं तब तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो रहा है। भाई पाई बाय 2 से ये इस क्वाड्रेंट का बात करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से कुछ एंगल कम होगा कि नहीं? 90 डिग्री से एंगल कम होगा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा का जब बात किया तो हमने देखा कि भैया ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और लाइन कौन सा क्रॉस कर रहा है? लाइन आपने वर्टिकल लाइन क्रॉस किया। वर्टिकल लाइन क्रॉस करने पे क्या होता है? टी रेशियोज चेंज होता है।
आपने वर्टिकल लाइन क्रॉस किया, टी रेशियो चेंज होगा। टी रेशियो कौन सा है? अभी साइन थीटा है। चेंज होके क्या होगा? साइन का कॉस होगा। कॉस रहता तो कॉस का साइन होता। मतलब साइन का कॉस होगा, ये तो कंफर्म बात है भैया। साइन का कॉस होगा, ये तो कंफर्म हो गया। बहुत बढ़िया बात। साइन का कॉस होगा। अब देखना है कि साइन थीटा का साइन कैसा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, मतलब साइन पॉजिटिव होगा तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा चेंज होके कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? चेंज होके कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का बात किया, फिर से वही एक्सिस का बात कर रहा है। इस बार प्लस थीटा का बात कर रहा है, मतलब जब एंगल ऐड करोगे प्लस थीटा इधर आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। लाइन कैसा है? वर्टिकल है। टी रेशियो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। कॉस थीटा है, क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा तो साइन थीटा होगा, लेकिन यहां पे जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने आया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा का साइन कैसा होता है? पाई बाय 2 माइनस थीटा आने पे आपने सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव निगेटिव। भैया कॉस थीटा में तो दो ही पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। कॉस थीटा तो निगेटिव होता है, तो कॉस थीटा निगेटिव होगा तो चेंज होके कॉस थीटा जब इस क्वाड्रेंट में निगेटिव है तो निगेटिव तो होगा, लेकिन निगेटिव और चेंज होके कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब कॉस का साइन हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? भाई जो आ रहा है चेंज होके अपकमिंग का साइन देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत कर देना कि पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा होगा, चेंज होके वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। साइन थीटा का अगर साइन देख लोगे तब तो ये पॉजिटिव है, तब तो आप लोग प्लस साइन थीटा रख दोगे, गड़बड़ कर दोगे। वो तो करना ही नहीं है भाई। कॉस कॉस का साइन देखना है, अपकमिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नहीं देखना है। जो है उसके साइन के साथ जो चेंज होके होगा उसको लिखना है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब आ जाइए, एक बात और कर लेते हैं। टेन 2 पाई माइनस थीटा का एक बार देखें क्या। चलिए भैया 2 पाई पे आ जाइए। 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, टी रेशियो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 10 है तो 10 ही रहेगा। चेंज होगा तब तो चेंज करते। 10 का कॉट अगर नहीं हो रहा है तो भैया 10 का 10 होगा। चेंज नहीं होगा तो होगा क्या? जो है वही होगा। तो 10 2 पाई माइनस थीटा का बात कर रहा है। 2 पाई ये रहा, माइनस थीटा जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करने लगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये देखना होगा कि आपका जो ये 10 है क्या ये पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल और केवल सेक कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी तो सभी निगेटिव होता है। तो यहां पे माइनस ऑफ 10 थीटा हो जाएगा। 10 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस 10 थीटा हो जाएगा। बताइए, किसी भी एंगल के लिए आप इस तरीके से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं इतना इजी वे में। आपको तो बस इतना याद रखना है सभी क्वाड्रेंट में टी रेशियोज का साइन क्या क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में क्या होगा। इसको भी एक आप ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव, दो का पेयर है। देखिए ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, जो जिसका रेसिप्रोकल है उसके साथ आ रहा है। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है फर्स्ट के लिए तो अपने को टेंशन ही नहीं लेना है। ऑल पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव होगा ही नहीं। सेकेंड के लिए बात किया, सेकेंड के लिए एक पैटर्न में बैठाइए कि साइन आ रहा है, साइन के साथ कौन आएगा? दो चीज तो पॉजिटिव होना है सेकेंड में। भाई सभी क्वाड्रेंट फर्स्ट को छोड़ करके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। अब देख लीजिए कि साइन पॉजिटिव है, साइन का रेसिप्रोकल मतलब साइन का पत्नी कौन है? कोसेक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होगा। थर्ड में आ जाइए, थर्ड में एक चीज याद रखिए, 10 के साथ जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। 10 के साथ कॉट आता है तो 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होगा। 10 और कॉट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, याद रखिएगा। कॉस और सेक में ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये दोनों पॉजिटिव होगा। आइडेंटिटीज में एक चीज जोड़ लीजिएगा, 10 और कॉट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 10 थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा
कॉस अपॉन साइन होता है। जब 1 अपॉन में कॉस अपॉन साइन करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस होगा। चलिए इसको यहां तक पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपका रियल चैप्टर आईटीएफ शुरू होने वाला है। चलिए अब आ जाइए, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले इनवर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को देखेंगे। जो भी बच्चे अगर इस चैनल पे पढ़ रहे होंगे, फंक्शन चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो यहाँ वहां पे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन भी पढ़े थे, खूब अच्छे से समझे थे। जो बच्चे आज से अभी से इस चैप्टर से आप लोग जुड़े हुए हैं, इस लेक्चर से आप लोग न्यू जुड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से समझ लेंगे कि भैया इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। चलिए इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या है उस चीज को देख लेते हैं। इफ एफ सच दैट ए टू बी, अगर कोई फंक्शन एफ है और ये फंक्शन सेट ए से सेट बी में हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन सेट ए टू बी में हो रहा है और वो बाइजेक्टिव है, तो देन जी सच दैट बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। मतलब कोई फंक्शन दूसरा जी है जो कि बी टू ए हो रहा है, उसी को क्या बोला जाएगा, इनवर्स ऑफ एफ। मतलब ए टू बी हुआ और वो कंडीशन क्या है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ए टू बी फंक्शन है और वो फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 होना चाहिए। बाइजेक्टिव अगर ये फंक्शन एफ ए टू बी है, तो बी टू ए जो फंक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। किसका, इस फंक्शन का। फंक्शन एफ का इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा, बी टू ए। इसको और समझेंगे, बने रहिए। इसको इनवर्स ऑफ फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। यही है इनवर्स ऑफ फंक्शन को डिनोट करने का तरीका। अब आ जाइए इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को समझते हैं। ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। अगर कोई फंक्शन सेट ए टू सेट बी एफ हो रहा है, ये फंक्शन ए टू बी हो रहा है, और मान लीजिए एक्स जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो इस एक्स को एज ए इनपुट ये फंक्शन लेगा। भाई एक्स को एज ए इनपुट ये फंक्शन लेगा और आउटपुट क्या दे देगा, एफ एक्स दे देगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, और इसी को वाई बोलते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स आउटपुट बोलिए या वाई आउटपुट बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो ये बोला जा रहा है ए टू बी अगर कोई फंक्शन एफ हो रहा है, तो ए टू बी होगा, तो एज ए एक्स को ये इनपुट लेगा, आउटपुट एफ एक्स देगा। अब बोला जा रहा है कि बी टू ए जो होगा, बी टू ए जो होगा, इसी को क्या बोला जाता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन बोला जाता है इस फंक्शन का। एफ इनवर्स बोलिए या जी बोलिए। अगर ए टू बी कोई फंक्शन एफ हो रहा है, तो जी एक ऐसा फंक्शन है जो बी टू ए होगा, वही इनवर्स ऑफ फंक्शन कहलाएगा। बी टू ए जो फंक्शन हो रहा है वो जी इनवर्स ऑफ फंक्शन बोलिए या एफ इनवर्स बोलिए। इनवर्स ऑफ फंक्शन हमें लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब यहां से देख लीजिए, आपका एफ एक्स इक्वल टू तो वाई हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बात, आपने फंक्शन एफ को करवाया ए टू बी, तो एक्स एज ए इनपुट लिया, आउटपुट हमें एफ एक्स दिया। जब एफ इनवर्स हो रहा है बी से ए, तो एज ए बी के एलिमेंट को क्या करेगा, बी के एलिमेंट को ये इनपुट लेगा। भाई इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स बी टू ए हो रहा है, मतलब ये इसके लिए इनपुट होगा, वाई इसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज ए इसको इनपुट लेगा और एक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए आउटपुट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और इसी को वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एफ इनवर्स ऑफ वाई की जगह पे एफ एक्स रख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत है क्या, ये कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है, याद रखिएगा। यहां पे आपको समझ में आना चाहिए। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए गॉफ था, गॉफ ऑफ एक्स था, तो इसको जी इंटू एफ एक्स लिखते थे कि नहीं।
अगर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, तो अगर जी इंटू एफ एक्स था तो जीओ एफ एक्स लिखते थे। एफ इनवर्स एफ एक्स है तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स नहीं लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं, बतिया बराबर है दोनों। चलिए इसको हटाते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स को और एक चीज क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स रख देंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स सेट ए। यहां पे एक्स किसको बिलोंग्स कर रहा है? सेट ए को। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए के सभी एलिमेंट को। इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स ए, मतलब एक्स जो है सेट ए के सभी एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। इस बात को आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा। याद कुछ ऐसा रटना नहीं है, समझना है बस। मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स होगा। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एक्स होगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ घर क्या होगा? यहां घर हो जाएगा, जो है वही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए एक चीज और देख लेते हैं। एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई का क्या मतलब है? एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई का मतलब है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ वाई। और एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या है? एफ इनवर्स ऑफ वाई इजकल टू एक्स है। मतलब यहां पे एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। यहां पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या है? आपका वाई है। यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इजकल टू वाई हो रहा है। बात समझ में आना चाहिए। फॉर एवरी वाई बिलोंग सेट बी, मतलब वाई जो है सेट बी के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। ये भी एक अपने आप में कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है। ये दो कॉन्सेप्ट आईटीएफ के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई इजकल टू वाई होगा और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स होगा। दोनों एक जैसा पैटर्न नहीं है, पैटर्न उल्टा है। एक जैसा करोगे गलती कर बैठोगे। देखिए कैसे आप लोग ये रट लोगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स होगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई वाई होगा। यही गलती हो गया ना। यहां पे एफ इनवर्स पहले है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, यहां पे एफ ऑफ एफ इनवर्स है। दोनों दो बात है, इंटरचेंज है। पैटर्न को समझना पड़ेगा, पैटर्न को समझ के याद रखना पड़ेगा। दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर आप बोलोगे कि सर गलती क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एफ वाई रखते हैं। चलिए एफ इनवर्स ऑफ एफ वाई रखे। इसको और क्या लिख सकते हैं? एफ इनवर्स ऑफ एफ वाई। आपका कहीं भी एफ वाई एग्जिस्ट करता है क्या? इसमें एफ वाई का क्या मतलब है? मतलब ये फंक्शन एज ए वाई को इनपुट लेगा, लेकिन वाई तो सेट बी का एलिमेंट है भैया। ए टू बी हो रहा है तो एक्स को ही ना इनपुट लेगा। यहां तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ये बचकाना हरकत हो जाएगा। इसको तो मिटाइए, भूल जाइए। इससे तो डर भी लग रहा है, पूरा सिस्टम फेल कर देगा ये। आपको तो बस इतना याद रखना है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई वाई हो जाएगा। अगर आप इसको फिर इसी वे में देखना चाह रहे हैं तो आप एक बार एफ इनवर्स ऑफ एफ वाई करिए। चलिए इसके जैसे करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एफ वाई करिए। एफ वाई आपके पास है कहीं क्या? भैया ये फंक्शन y को एज ए इनपुट लिया ही नहीं, फिर वही बात होने जा रहा है। तो इसको आप भूल जाइए। पैटर्न में थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करिए और याद थोड़ा सा समझ के रखने का कोशिश करिए कि ये हो क्या रहा है। इसको समझते हुए आपको याद रखना होगा। चलिए इसको यहां तक नोट करेंगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। एक बार इस दो पॉइंट को नोट करने के बाद जब क्लास ओवर हो जाए, रिवीजन के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे इस दो पॉइंट को खूब कॉपी पे लिखिए, तोड़ फोड़ करिए। इसको समझ में नहीं भी आए तो एक बार फिर से लिखिए। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कैसे क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन किसको इनपुट ले रहा है, एज ए इनपुट वे में इसको लेते हुए याद रखना होगा आपको। चलिए पॉज कर लीजिए। नेक्स्ट, अब आ जाइए।
इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आपने समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है। कोई भी फंक्शन अगर सेट ए टू सेट बी अगर फंक्शन एफ बाइजेक्टिव है, कंडीशन क्या है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स ऑफ फंक्शन बी टू ए उसका एग्जिस्ट होगा। चलिए अब देख लेते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो अपने चैप्टर का नाम है वो चीज आ गया, उसको देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इन जनरल नॉट बाइजेक्टिव। नॉट बाइजेक्टिव का मतलब दैट इज 1 1/2। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1/2। ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन जनरल बाइजेक्टिव होता ही नहीं है, मतलब 1 1/2 नहीं होता है। ये तो सिस्टम ही क्रैश हो गया फिर से भाई। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो होगा क्या, देयरफॉर देयर, अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भैया। देयरफॉर देयर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ये बोल रहा है, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पॉइंट बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होता ही नहीं है। और कंडीशन हमने ये अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग हमने, सॉरी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स होगा तभी। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स ही नहीं होगा। यहां बोल रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बाइजेक्टिव होता ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हम तो ये बोल सकते हैं ना कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स होगा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो काहे के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम रखा गया भैया चैप्टर का। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये क्या हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ इस बातों का रास्ता निकाला गया है। क्या चैप्टर का नाम दिया गया है इनवर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हम पढ़ने वाले हैं। यहां पे अंदर जब पढ़े तो हमको पता लगा कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाइजेक्टिव होता ही नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसका इनवर्स होगा ही नहीं। और इनवर्स नहीं होगा तो काहे का चैप्टर का नाम और काहे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा यहाँ पे, धैर्य नहीं बनाओगे गड़बड़ हो जाएगा। धैर्य रखिए और आगे बढ़ते जाइए स्टेप टू स्टेप, क्या इस बातों का कुछ रास्ता निकलता है क्या। चलिए अब बोला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट आर पीरियोडिक। क्यों बाइजेक्टिव नहीं होता है, उस चीज पे अगर वर्क करे तो ये तो पता चलेगा ना कि बाइजेक्टिव अगर इस तरीके से नहीं होता है तो क्या इसमें कुछ छेड़छाड़ करके उसको बाइजेक्टिव बनाया जा सकता है। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में छेड़छाड़ करके उसको बाइजेक्टिव बना दे तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट हो जाएगा, सारा का सारा बात रह जाएगा, हम भी खुश आप भी खुश, पूरा दुनिया खुश हो जाएगा, फिर किसी को कोई तकलीफ ही नहीं रहेगा। आइए उसी पे काम करते हैं। बाइजेक्टिव क्यों नहीं होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का क्या मतलब है, दैट इज दे रिपीट देयर वैल्यूज एट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब वो अपने वैल्यू को रिपीट करता है एक रेगुलर, एक खास इंटरवल पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव क्यों नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का क्या मतलब है, वो अपने वैल्यू को एक रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट करता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए इसको और इलेबोरेट करेंगे, ग्राफ के मेथड से भी समझेंगे कि भैया कैसे ये रिपीट कर रहा है अपने वैल्यू को एक रेगुलर इंटरवल में। अब देखते हैं एग्जांपल फॉर पीरियोडिसिटी ऑफ साइन फंक्शन। सबसे पहले अब यहां पे साइन फंक्शन के लिए पढ़ेंगे हर एक बात, फिर कोसाइन के लिए, टेंजेंट के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए, ये सभी के लिए बारी बारी से पढ़ेंगे। एग्जांपल देख रहे हैं, पीरियोडिसिटी मतलब साइन फंक्शन कैसे पीरियोडिक होता है, वो अपने वैल्यू को रेगुलर इंटरवल में कैसे रिपीट करता है, उसके एग्जांपल को देखते हैं। साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाता है, साइन पाई क्या हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा,
साइन 3π/2 क्या हो जाएगा, 3π/2 -1 होगा। साइन 2π क्या हो जाएगा, साइन 2π 0 हो जाएगा। मतलब आपको एक खास पैटर्न में रिपीटेशन नहीं दिख रहा है क्या? इस एग्जांपल को जरा सा फोकस करिए और दिमाग लगाइए। जब इस साइन फंक्शन को हम इनपुट 0 डिग्री दिए तो ये आउटपुट हमको 0 दिया। जब इस साइन फंक्शन को हम इनपुट पाई दिए तो आउटपुट हमको 0 दे दिया। जब इस साइन फंक्शन को हम इनपुट 2π दिए तो आउटपुट फिर 0 दे दिया। मतलब एक रेगुलर इंटरवल में अपने वैल्यू को रिपीट करते हुए दिख रहा है कि नहीं? यही तो पीरियोडिक हुआ कि नहीं? यही पीरियोडिक हो जाता है। मतलब इसी से तो भैया डिफरेंट आउटपुट इनपुट पे सेम इनपुट आउटपुट दे रहा है, डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट दे रहा है। मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और जब ये फंक्शन 1 1 नहीं है तभी तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। 1 1 का क्या मतलब है भैया? डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, बस वही 1 1 होता है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, हेयर 0 डिग्री पाई डिग्री 2π, सॉरी पाई रेडियन 0π 2π हैज सेम आउटपुट 0। so function is not 1 1। मतलब 0 पे, पाई पे, 2π पे सेम आउटपुट दे रहा है 0, इसीलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और तभी तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्वर्स नहीं हो रहा है। बस इतना सा दिक्कत है इसके लिए। चलिए इसको नोट करिए, सारा बात समझते हुए रहना है। इसको पॉज करके यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, जहां पे -2π से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है और लेस देन इक्वल टू 2π रहेगा। मतलब x कहां से कहां रहेगा, -2π से 2π के बीच में। इनपुट कहां से कहां रहेगा, डोमेन कहां से कहां रहेगा इस y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन का, -2π से 2π के बीच में। चलिए एक्सिस पे रखते हैं और इसको बढ़िया तरीका से समझते हैं। x डैश y डैश, ये 0, ये आपका π/2 होगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 होगा और ये 2π होगा। भाई 2π तक ही ले सकते हैं मैक्सिमम, और इधर -2π तक ले सकते हैं। इधर -π/2 हो जाएगा, यहां -π हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा और -2π हो जाएगा। माइनस का 2π हो जाएगा। ये कहीं आपका 1 होगा, यहां कहीं आपका -1 होगा। चलिए साइन एक्स का रेंज क्या होता था, साइन एक्स फंक्शन में पढ़े होंगे क्लास 11th में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज हो जाता है -1 से 1। इसीलिए y एक्सिस पे क्या लिया गया है, -1 से 1। अब एक बात बताइए, आप लोग जब साइन के अंदर आप x के जगह पे इनपुट दोगे साइन को π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन 90 पे y हमें क्या मिला, x के जगह पे 90 दोगे साइन 90 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 मिला कि नहीं। मतलब π/2 पे y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यहां कहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, π/2 और 1 कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। साइन पाई रखोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब यहीं रहेगा। भैया y x में तो पाई होगा, y में 0 होगा।
साइन 3/2 रखोगे -1 हो जाएगा, मतलब ये कहीं यहां रहेगा, कहीं यहां रहेगा। x में तो 3π/2, y में -1 होगा। साइन 2π रखोगे फिर से 0 वैल्यू देगा। साइन 2π क्या हो जाएगा, x में तो 2π होगा, इनपुट 2π दोगे आउटपुट 0 मिलेगा, y 0 रहेगा। अब इधर आ जाइए, -π/2 में क्या होगा, -π/2 रखोगे तो -1 दे देगा, -π/2 माइनस साइन ऑफ π/2 होगा, साइन π/2 1 होगा तो -1 हो जाएगा कि नहीं, मतलब कहीं यहां होगा। x में तो -π/2, y में -1 होगा, -π दोगे फिर 0 हो जाएगा, -π y में 0, -3π/2 दोगे प्लस का 1 होगा। इस बार कैसे देखते हैं भाई, साइन -π/2 दोगे, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 3π/2 हो जाएगा। 3π/2 साइन 3π/2 क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, मतलब माइनस ऑफ -1 दैट इज प्लस का 1 हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया। तो -3π/2 प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 y में कहीं यहां हो जाएगा, माइनस का 3π/2 प्लस का 1 होगा, -2π फिर से 0 हो जाएगा, -2π से y में 0 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, सारा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर पा रहे हो इजली, सारा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया क्या। -2π से 2π के बीच में वैल्यू 1 और -1 से बड़ा जा रहा है क्या, बड़ा या छोटा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो अब क्या करना होगा, चलिए ये आपका क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। एक पैटर्न में दिख रहा है क्या, ये पीरियोडिक दिख रहा है क्या, एक पीरियड में ग्राफ रिपीट कर रहा है क्या, एकदम कर रहा है। जो जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हुआ इसके लिए ये वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ कर्व बनेगा ऐसे ऐसे, फिर सभी पॉइंट को कोऑर्डिनेट को लेते हुए जब ज्वाइंट किए तो हमें ये चीज मिला। अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने है, आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे क्या खेल चल रहा है। एक बात बताइए, यहां पे क्या किया जाए कि ये 1 1 हो जाएगा, ये फंक्शन जो है 1 1 हो जाए, ऐसा क्या किया जाए। तो मैथमेटिशियनों ने बोला इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो। इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब -2π से 2π नहीं लेना है, एक निश्चित पीरियड में ले लेते हैं, -π/2 से π/2 अगर ले ले। आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आंख को खोलिए, यहां आ जाइए, यहां देखिए। अगर आप -π/2 से, मान लीजिए ये π/2 रहा, -π/2 से π/2 के बीच में इस साइन फंक्शन के डोमेन को ले रहे हैं, तो ये तो 1 1 ही होगा भैया। -π/2 पे -1 होगा, π/2 पे 1 हो जाएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन का डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। इसके डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो ये फंक्शन कैसा हो रहा है, 1 1 हो रहा है, मतलब बाइजेक्टिव होगा। और अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहां पे fx इक्वल टू साइन एक्स है, fx इक्वल टू साइन एक्स है, और fx बिकम्स 1 1, देन फंक्शन को कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करना होगा, -π/2 से π/2, और रेंज तो -1 से 1 ही रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या, समझ में आना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा थिंकिंग करिए, समझ में आ जाएगा।
मतलब फंक्शन को, जब फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है तो हम बोलना चाह रहे हैं कि एफ एक्स को 1 1 बनाएंगे, साइन एक्स को 1 1 कब बनाएंगे, जब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसके डोमेन को -π/2 से π/2 कर दे रहे हैं, तो ये साइन एक्स फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 हो जा रहा है, बाइजेक्टिव हो रहा है। और अब इसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आपको इतना समझना पड़ेगा, आपका साइन एक्स कहां से कहां था, पहले -π/2 से π/2 था, -1 से 1। अब रिस्ट्रिक्ट करके आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट करके -2π से 2π होगा यहाँ ना, फिर -2π से 2π, इसको रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 कर दिया आपने, -1 से 1 कर दिया, यही काम किया है। भाई पहले ऐसा था जब हमको ये फंक्शन 1 1 नहीं था, बाइजेक्टिव नहीं हो रहा था, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसको थोड़े से इसके डोमेन में छेड़छाड़ किए, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, -π/2 से π/2 कर दिए। अब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, बाइजेक्टिव है, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ये बात कहना चाह रहे हैं, इतना तामझाम है। चलिए इसको यहां तक नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए, ग्राफ वगैरह बनाइए, समझ में नहीं आया होगा बहुत बच्चे को तो एक बार इस पे सोचिए, वैल्यू रख रख के देखिए कैसे किया जा रहा है, उस चीज को समझिए। चलिए नेक्स्ट, अब इनवर्स साइन फंक्शन का एग्जिस्ट तो किया, अब इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, डिनोट कैसे किया जाएगा, तो यहां पे इनवर्स ऑफ साइन इज साइन एक्स ले लेते हैं। चलिए, इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज डिनोटेड बाय साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स का इनवर्स डिनोट किया जाएगा साइन इनवर्स एक्स से। भैया फंक्शन का इनवर्स एफ इनवर्स से डिनोट किया जाता है, साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स से डिनोट किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज समझते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। यहां से साइन एक्स को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स होगा। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी जो ये है ये क्या है, एक्स। एक्स इस साइन फंक्शन का डोमेन है, इनपुट है। y क्या है, आउटपुट है, रेंज है। y इसका क्या है, आउटपुट है, रेंज है। इनवर्स फंक्शन का y क्या हो गया, अब डोमेन हो गया, इनपुट हो गया। और ये x क्या हो गया, आउटपुट हो गया, मतलब रेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या, बहुत बड़ी बात है, आप लोग को थोड़ा सा शायद समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, चलिए अब समझ में आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने साइन एक्स को तो चलिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, -π/2 से π/2 किया। अभी तो ये इनवर्स नहीं है ना, ये तो फंक्शन ही है साइन एक्स। और -π/2 से π/2 करने पे ये -1 से 1 तक रेंज इसका हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। वही बात यहां पे है, साइन एक्स फंक्शन था तो ये रेंज इसका y है, डोमेन इसका x है। और इसी को अगर साइन इनवर्स x कर दे, साइन इनवर्स x करने पे क्या हुआ, जो डोमेन था x, यहां पे डोमेन था, यहां पे x रेंज हो गया, यहां पे जो रेंज है वो यहां पे डोमेन हो गया। कहने का मतलब ये है, अगर फंक्शन f है भाई, फंक्शन अगर f है, सेट a टू b हो रहा था, तो f इनवर्स आप क्या कर रहे थे, b टू a कर रहे थे, पलट दे रहे थे। भाई ऐसे a टू b हो रहा है, ऐसे f इनवर्स हो रहा था। f के लिए जो ये इनपुट था, ये डोमेन था, b क्या था, रेंज था, आउटपुट था। इनवर्स के लिए b क्या हो जा रहा था, इनपुट हो जा रहा था, डोमेन हो जा रहा था। a क्या हो रहा था, रेंज हो रहा था, आउटपुट हो जा रहा था। मतलब डोमेन और रेंज
इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से अगर साइन इनवर्स को अगर मैं लिखूं तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं क्या, इसका डोमेन उसका रेंज, उसका रेंज इसका डोमेन। एकदम लिख सकते हैं। यही चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा, साइन एक्स का रेंज हो जाएगा, इसका डोमेन मतलब -1 से 1, और इसका रेंज क्या होगा, साइन एक्स का डोमेन इनवर्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। अब बताइए क्या बात समझ में नहीं आया क्या? भाई अगर आप इसको सेट ए मानते हो, इसको सेट बी मानते हो, साइन एक्स फंक्शन आपका सेट ए टू सेट बी हो रहा है, तो इनवर्स फंक्शन सेट बी टू सेट ए तो होना ही पड़ेगा ना। रूल तो इनवर्स फंक्शन का यही बात कर रहा है। तो वही तो किए, बी टू ए करवा दिए। बी क्या है, -1 से 1 है, ए क्या है, -π/2 से π/2 है। यहां तक कोई टेंशन, सारा बात समझ में आना चाहिए। चलिए यहां तक अगर समझ में आ गया है तो साइन इनवर्स एक एक बार अब क्या करेंगे, साइन एक्स के ग्राफ को भी देखेंगे। वहां कैसा ग्राफ देखे थे, -2π/2 2π देखे थे। अब क्या देखेंगे, जहां वो बाइजेक्टिव हो रहा है, जहां वो उस फंक्शन का, साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में एक बार ग्राफ देखेंगे, और फिर साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ को देखने वाले हैं। यहां तक पॉज करके एक बार नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए, ग्राफ ऑफ साइन एक्स -π/2 से π/2, -1 से 1। चलिए एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश, यहां क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन एक्स होगा। ग्राफ बनाओगे तो भाई y के फॉर्म में, x के फॉर्म में आउटपुट इनपुट तो रखना पड़ेगा ना, तभी ना पता चलेगा। y इजकल टू साइन एक्स है, और x कहां से कहां है, -π/2 से π/2 के बीच में, वहां -2π से 2π के बीच में था। -π/2 से ग्रेटर देन इजकल टू x होगा, लेस देन इजकल टू π/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? चलिए ये तो ओरिजिन 0 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका π/2, इधर -π/2, यहां कहीं 1, यहां कहीं -1। साइन π/2 रखोगे, ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, π/2 1, ये आपका -π/2 -1। ग्राफ आपका कहीं इस तरीके से बनेगा, यही ग्राफ आपका हो गया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले साइन एक्स का, -π/2 से π/2 का ग्राफ ये रहा आपका। चलिए अब एक काम और कर लेते हैं, लगे हाथ। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं भैया। साइन एक्स वाले फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, -π/2 से π/2, जहां पे रेंज होगा। उल्टा हो जाएगा, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जहां पे डोमेन -1 से 1 होगा, रेंज -π/2 से π/2 होगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्पेस का कमी था, समझ जाइएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। यहां पे y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, और x कहां से कहां होगा, x -1 से 1 के बीच में होगा। इनपुट डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? समझ में आना चाहिए।
मतलब ये आपका ओरिजिन है, ये आपका 1 होगा, ये -1 होगा, यहाँ पे आउटपुट रेंज y होता है, आउटपुट -π/2 से π/2 लेना है, ये आपका π/2 होगा और ये आपका -π/2 होगा। भैया π/2 साइन इनवर्स π/2 रखोगे तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं क्या हो जाएगा, 1 और π/2 होगा, 1 π/2 होगा। -π/2 जब आप रखोगे तो ये आपका -1 -π/2 कोऑर्डिनेट बनेगा। यहां पे ग्राफ आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा। आप लोगों को लग रहा होगा एक जैसा ग्राफ है, डिफरेंट ग्राफ है, जरा सा सोच के देखिए। यहां पे ये इस तरीके से x के तरफ मुड़ना चाह रहा है, ये -x के तरफ मुड़ना चाह रहा है, और ये इनवर्स x का ग्राफ, साइन इनवर्स x का ग्राफ +y के तरफ मुड़ना चाह रहा है, -y के तरफ मुड़ना चाह रहा है। बात समझ रहे हैं? दो तरह का ग्राफ है, इसको समझिए, थोड़ा सा समझिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक आप लोगों ने देखा कि कैसे साइन एक्स पीरियोडिक होता है, वो अपने रेगुलर इंटरवल में वैल्यू को कैसे रिपीट करता है, बाइजेक्टिव नहीं होता है तो उसको कैसे हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया और उसको बाइजेक्टिव बनाया, 1-1 बनाया और फिर उसके इनवर्स को एग्जिस्ट करवाया। अब इसी पे गेम चलेगा, आप लोग भूल जाइए सारा बात। अब आपको इतना याद रखना है कि भैया साइन एक्स -π/2 से π/2 लेंगे, -1 से 1 उसका रेंज लिया जाएगा, साइन इनवर्स एक्स -1 से 1 डोमेन लिया जाएगा, रेंज -π/2 से π/2 ही लिया जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, पॉज करके यहां तक ग्राफ वगैरह ढंग से बनाइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहां जाइए। डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। डोमेन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, भाई -π/2 से π/2 मत बोल देना, साइन एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 हमने लिया था। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -π/2 से π/2 होगा, सॉरी -1 से 1 होगा, -π/2 से π/2, तो उसका रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो डोमेन जितना भी साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 होगा, उसका डोमेन हो जाएगा। बात खत्म। याद रखने वाली चीज है, याद रखिए। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब ग्राफ साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का एज ए मिरर इमेज ऑफ इच अदर, मतलब साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिरर इमेज होता है एक दूसरे का इन द लाइन मिरर y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन एक मिरर बना दो तो y इक्वल टू साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स एक दूसरे का इमेज हो जाता है, मिरर इमेज। चलिए इसको ग्राफ के मेथड से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ये x है, ये x डैश है। अब ये 1 होगा, ये π/2, भाई दोनों के लिए तो रखना ही पड़ेगा दोनों चीज। -1 होगा, -π/2 होगा, यहां कहीं 1 होगा, यहां कहीं π/2 होगा, यहां कहीं -1 होगा, यहां कहीं -π/2 होगा। एक बात बताइए, साइन एक्स के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर साइन इनवर्स एक्स के लिए करेंगे और ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। साइन एक्स के लिए जब आप π/2 रखिएगा, साइन π/2 रखिएगा तो क्या वैल्यू मिलेगा? y इक्वल टू साइन एक्स मिलेगा, सॉरी 1 मिलेगा। यहां π/2 से 1 हो जाएगा, -π/2 रखोगे -1 मिल जाएगा आउटपुट, -π/2 ये कहीं रहा, -π/2 -1 मिलेगा। जब आप साइन इनवर्स एक्स में y इक्वल टू, जब आपका फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है और इनपुट यहां पे जब आप 1 डालोगे तो y क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, तो ये आपका कहीं यहां मिलेगा आउटपुट, मतलब 1 से
पाई/2। जब आप -1 डालोगे -पाई/2 मिल जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका -1 से -पाई/2। अब सबसे पहले आप साइन एक्स का y sin x का अगर आप ड्रॉ करिए, ये हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का अगर आप ड्रॉ करिए, अब y=x लाइन क्या होता है, यही वाला लाइन होता है भाई, ओरिजिन से गुजरता है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। ये y=x मिरर लाइन हो गया। अब देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है क्या, यही वो बात करना चाह रहा है। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और ये भी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब आई होप आप लोगों को बहुत बेटर सारा चीज समझ में आ रहा होगा। यहां तक नोट करिए, थोड़ा सा बच गया। अब आज के सेशन को यहीं तक रखने वाले हैं, थोड़ा सा बात पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको नोट करिए। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड इनवर्स साइन, साइन और इनवर्स साइन में क्या कुछ रिलेशन है क्या? जैसे फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन में कुछ रिलेशन तो था, आपने देखा था क्या रिलेशन था? दो रिलेशन आपने पढ़ा, एक तो पढ़ा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, ये आपने पढ़ा। और एक पढ़ा आपने फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स सेट ए, एक आपने पढ़ा एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई दैट इज वाई हो जाता है, आपने ये चीज एक पढ़ा। चलिए, यही रिलेशन को देखने वाले हैं। यहां पे x= अगर साइन थीटा लेते हैं, तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स x थीटा हो जाएगा। थीटा कहां से कहां होगा, वेयर थीटा बिलोंग्स -पाई/2 से पाई/2। यही एक रिलेशन है, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लियर करते हैं। साइन इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा भाई, साइन हाफ किसका वैल्यू होता है, तो साइन हाफ साइन थीटा हाफ किसका, किस एंगल के लिए होता है, पाई/4 के लिए होता है। तो साइन इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, पाई/4 होगा, पाई/4 होगा, 30 डिग्री, पाई/6 होगा, 180/6 दैट इज 30 डिग्री। बिकॉज साइन पाई/6 हाफ होता है। ये साइन इनवर्स 1/2 हाफ क्यों हुआ, क्योंकि साइन पाई/6 हाफ होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक चीज और देख लेते हैं। साइन इनवर्स हाफ का बात करोगे तो साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, साइन इनवर्स हाफ पाई/6 हो गया, तो साइन ऑफ होगा हाफ ही। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स ही होता है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ हाफ ही होगा। देखिए कैसे प्रूफ हो रहा है, यहां पे साइन और साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स हाफ पाई/6 है, तो साइन ऑफ पाई/6 यहां रख देंगे भाई। साइन इनवर्स 1/2 की जगह पाई/6 रखे, और साइन पाई/6 आ गया, मतलब साइन पाई/6 साइन 30 डिग्री क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहां तक बात समझ में आया? चलिए एक नोट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो। साइन इनवर्स एक्स नोट इज इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर -1। भाई साइन इनवर्स एक्स को आप नहीं लिख सकते हैं साइन एक्स का होल पावर -1। जैसे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भैया एक्स पे पावर -1 होता है तो इसको तो हम एक्स का होल पावर -1 लिख सकते हैं, ये आप सोच रहे होंगे। इसी तरीके से इसको देख लीजिएगा, नहीं ये तो इनवर्स है ना, ये तो एक इनवर्स फंक्शन को डिनोट कर रहा है, साइन इनवर्स फंक्शन को डिनोट कर रहा है, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल नहीं होगा साइन एक्स का पावर -1। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर इसको इक्वल टू कर देंगे तो ये राइट रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक और देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स। साइन इनवर्स एक्स को आप 1 अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं, वो भी चीज रॉन्ग होगा। क्यों? यहां आ जाइए, क्या आप एक्स पे पावर -1 को 1 अपॉन एक्स लिखते हैं कि नहीं? ये तो यहां सही है, एक्स पे पावर -1 है तो उसको 1 अपॉन में एक्स लिखा आपने। क्या साइन पे पावर -1 है? क्या नहीं है। साइन इनवर्स एक्स है तो इसको 1 अपॉन में साइन एक्स हम नहीं लिख सकते हैं। ये दो बात भी अपने को याद रखना चाहिए। चलिए इसको यहां तक नोट करिए, पॉज करके एक बात और ले लेते हैं, बेसिक बात है। नेक्स्ट, क्या हो रहा है? चलिए, सम एब्जॉर्बेशन, जो अभी तक आपने पढ़ा उसको समराइज करते हैं। कुछ एब्जॉर्बेशन देखते हैं। पहला, इफ θ1 लेस देन θ2 तो साइन θ1 लेस देन साइन θ2 होगा। अगर θ1 छोटा है θ2 से तो साइन θ1 भी छोटा होगा साइन θ2 से। फॉर एवरी θ1 θ2 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बात समझ में आ रहा है? वो अपने डोमेन में ही लेकिन करेगा हरकत, जो भी करेगा। एंड x1 लेस देन x2 तो साइन इनवर्स x1 लेस देन साइन इनवर्स x2। फॉर एवरी, फिर से ये अपने डोमेन में ही जो हरकत करेगा वो करेगा। x1 x2 बिलोंग्स टू, इसका डोमेन -1 से 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? दो बात। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट ले लेते हैं। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम values of sin inverse x are -π/2 and +π/2 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है इसका? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का मिनिमम जो है वैल्यू -π/2 होगा, मैक्सिमम π/2 होगा। साइन इनवर्स एक्स का बहुत छोटा वैल्यू -π/2 से छोटा नहीं हो सकता है और बहुत हाईएस्ट वैल्यू π/2 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये बातें अपने को पता होना चाहिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार बनाए रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।